हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनामिक में के थर्मोकेमिस्ट्री का ये थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें आप सीखेंगे, स्पेशली जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं उनके लिए या मेंस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस पे बेस्ड यूजिंग हेस लॉ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो जरा देखिए इसके कॉन्सेप्ट को क्या है। सबसे पहले हमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सीखना है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है कि एक मोल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट करने में, एक मोल सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी या एंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। नहीं तो एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये तो इसका कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों, ठीक है ना। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वैसे कंपाउंड जिस पे एडिशन पॉसिबल हो, जैसे अल्कीन और अल्काइन को आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हो, तो अनसैचुरेटेड कैटेगरी में ये अल्कीन और अल्काइन आएगा बच्चों, और सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब हो गया ये अल्कीन। तो वन मोल अगर आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और आपने उसको सैचुरेट किया, जो भी हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम जो भी आप यूज करोगे, नहीं, और इससे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आया कि नहीं? अगर आप इसको एग्जाम्पल से देखिए, जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है, नाम है इसका साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। अब आप देखिए बच्चे, इसके पास ये पाई बॉन्ड, जैसा कि आप जानते हो पाई बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो आपने इसके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनाए। क्या आप जानते हो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का बनना, बॉन्ड अगर बनेगा तो एनर्जी इवॉल्व होगी, मींस प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दो सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग है बना और एक पाई बॉन्ड जो कि वीक है टूटा, तो ऑब्वियसली बात है अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होगी। तो ये मैंने आर्बिट्रेरली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 30 किलो जूल पर मोल लिख दिया है। जस्ट सपोज कर लीजिए कि एक मोल साइक्लोहेक्सीन के डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में आपको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, -30 किलो जूल पर मोल। अब आप बताइए, अगर ये 1 मोल लेते हैं तो ये 1 मोल आपका क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। गेटिंग और नॉट? ये 1 मोल आपके पास क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे, और हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन लेना होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। नहीं तो आपको ये मिला बाईसाइक्लो कंपाउंड, इसे कहते हैं हम लोग बाईसाइक्लो। कितने हैं भाई? 440। टोटल कार्बन कितने हैं? 64 डेकेन। ये कंपाउंड बना। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में अगर 30 किलो जूल एनर्जी खर्च हुई, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 5 है बच्चों। तो जरा देखिए इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड, इसके पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 5। तो 5 इंटू 30 कर दीजिए, तो ये क्या आ गया? 150 किलो कैलोरी। ये एक्सपेक्टेड है, ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेड है। और मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू आपके पास 100 किलो जूल है। जैसे सपोज करिए कि आपने एक तो प्रेडिक्शन किया और दूसरा एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया। तो प्रेडिक्शन जब आपने किया, कैसे प्रेडिक्ट किया कि अगर साइक्लोहेक्सीन के एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में हमें 30 किलो जूल एनर्जी मिलती है, तो 5 के लिए कितनी मिलेगी? इंटू 5 कर देंगे, तो 150 किलो जूल मिलना चाहिए। अब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जब इसको फाइंड किया तो आपको मिला 100 किलो जूल पर मोल। अब सवाल यह है कि ये डिफरेंस कैसे आया? नहीं तो देखो बच्चे, इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक फिनोमेना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस।
है ना। तो ड्यू टू दिस रेजोनेंस इसकी एनर्जी कम हो गई, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे एनर्जी कम हो गई, तो वो एनर्जी रिलीज हो गई नहीं। अब इसकी एनर्जी लेवल कम हो गई है, जब हाइड्रोजन यूज करेंगे तो आपको कम मिलेगा। अब ये जो आपने एक्सपेक्ट किया था और जो आपको मिला, इन दोनों के बीच गैप जो आएगा उसको एक स्पेशल नाम देते हो, 150 माइनस 100 दैट इज 50। ये वो एनर्जी है जो इनके रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस की वजह से रिलीज हो गई है, और चूंकि एनर्जी एसोसिएटेड नहीं है इसका मतलब इनको स्टेबल कर गई है। दिस स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। नहीं तो आपने एक बॉन्ड के लिए पता कर लिया, और गिवन मॉलिक्यूल जो भी उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड देख लीजिए कितने हैं, उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंट करिए, दोनों के बीच के डिफरेंस को आप क्या कह देंगे, रेजोनेंस एनर्जी। तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड आपका उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आप बेंजीन को कहते हो स्टेबल है, इसका मतलब बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी है और ड्यू टू दैट वो स्टेबल है। नहीं, क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिसको आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हो। देखा गया कि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ वन मोल कंपाउंड इनटू इट्स constituent atom in gaseous phase. Every point is important point here. Enthalpy change during breaking of one mole compound into its constituent atom in gaseous phase is called enthalpy of atomization. नहीं आया ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? तो जरा आप देखिए क्या होता है enthalpy of atomization. जस्ट सपोज करिए आपने एक मोल क्या ले लिया, मीथेन। एक मोल का मतलब होता है एक एवोगैड्रो। अब इनमें जितने बॉन्ड्स थे सबको आपने ब्रेक किया, तो बॉन्ड डिसोशिएट करने के लिए आपको एनर्जी देनी होती है, तो हमने इसके बॉन्ड को ब्रेक किया। अब ये कार्बन आपका गैसेस फेज में और हाइड्रोजन भी गैसेस फेज में, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ उसको आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। गेटिंग नॉट? फिर आपने एक मोल अमोनिया लिया, इसके बॉन्ड को, सारे को बॉन्ड को तोड़ दिया आपने, तो आपको मिला नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगा। लेकिन अगर आपने इसको ऐसा ब्रेक किया कि ये आयन के फॉर्म में मिला, तो अब इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं कहेंगे। उनका कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रल एटम होना चाहिए, गैसेस फेज में होना चाहिए। जैसे पानी को ब्रेक किया 2H+O, ये भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं कहलाएगा बच्चों। लेकिन अगर आप वाटर को कुछ इस तरह से ब्रेक करते हो कि आपको 2 हाइड्रोजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन मिले न्यूट्रल फॉर्म में, तो आप इसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहोगे। सिमिलरली एक मोल अगर आपने सोडियम लिया है सॉलिड फॉर्म में, एक मोल का मतलब होता है 23 ग्राम, और 23 ग्राम का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपने इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर आइसोलेट कर लिया, गैसेस फेज में ले गए, तो सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस क्रिस्टल से इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दिया, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ, बोलिए, एटोमाइजेशन। ठीक है? तो एक, अब सॉलिड से आप गैस लेकर गए हो, है ना, एक मोल आपने लिया है, आप इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हो, और यही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी होगा। तो एक मोल किसी भी कंपाउंड को उनके कंस्टिट्यूएंट एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को? अब आइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या आप इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कह सकते हो। तो नेम से एज ए देखो इंडिकेट हो रहा है, आपको नेम से पता चल रहा है कि क्या है। तो देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट वन मोल बॉन्ड इन गैसियस एटम इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट वन मोल बॉन्ड्स इन गैसियस एटम इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आप बताओ, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है, इसको हम, अगर ये 1 मोल हो गया और इसको तोड़ने के लिए आपने जो एनर्जी दी, तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगा। फिर Cl में देखो, Cl में भी बॉन्ड है, अगर 1 मोल बॉन्ड को आपने तोड़ दिया
और उससे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसको भी आप एक ही मोल कंसीडर करेंगे और इसको ब्रेक करने में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी आपको दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन के भी एक मोल बॉन्ड को ब्रेक किया और आपको गैसेस एटम नहीं मिला, आपको आयन मिला, तो फिर आप इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं कहेंगे बल्कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है बच्चों, वो भी एक के लिए। अब वाटर में भी देखो H+OH- में आपने ब्रेक किया एक मोल, तो ये आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं कहलाएगा। क्या ये समझ पा रहे हैं आप कि एक मोल बॉन्ड को डिसोसिएट करके जो भी गैसेस एटम मिलता हो, है ना, और ऐसा करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सप्लाई करेंगे फ्रॉम आउटसाइड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एनर्जी। अब आइए, अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो बच्चों, जैसे मीथेन में टोटल 4 बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने कहा है ना कि एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगा। तो आप 1 मोल अगर लेते हैं ये मीथेन, तो इस एक मीथेन में 4 बॉन्ड्स हैं बच्चों, तो हमें क्या करना होगा, हर बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे एक एक मोल लेकर, क्योंकि जब आप बॉन्ड डिसोशिएट करोगे, ध्यान सुनिएगा, तो एक मोल के लिए जो एक बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो इन चारों का आपको एवरेज निकालना है और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप निकालेंगे अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ तो। नहीं तो आप देखिए इसके लिए क्या करना है, इसको एटोमाइज कर लो। एटोमाइज करेंगे तो पहले ये बॉन्ड टूटा, फिर ये टूटा, फिर ये टूटा, फिर ये टूटा, नहीं, और सबको ऐड कर लो, 4 वैल्यूज मिलेगी आपको, इन चारों को ऐड करो। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 1165 किलो कैलोरी आपको, किलो जूल आपको ये मिलेगा। अगर आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आपको एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मिलेगा। दैट मींस कि अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है बच्चों, तो वहां पे आप जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फाइंड करते हो वो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया भाई? और कैसे निकालेंगे, तो जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमने सीखा है, उस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को आप डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एवरेज में। अब आइए इस पे हमें डिस्कस करना है क्या, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का नाम सुनते ही बच्चों को डर सा लगने लगता है हालांकि ये एप्लीकेशन पार्ट है, और एप्लीकेशन पार्ट का मतलब ये कि इससे आप ज़्यादा सीखोगे, है ना, अप्लाई करना, साइंस के लॉज को, प्रिंसिपल को यूज़ करना आप सीखोगे, और जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा बच्चों। अब देखिए आपसे एक सवाल पूछा गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड HCl आर 104, 58 एंड 103 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl आपसे कहा गया है। तो जरा आप ध्यान से देखिए बच्चे, हाइड्रोजन के बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए आपको 1 मोल के लिए 104 चाहिए, क्लोरीन के लिए आपको 58 चाहिए, और HCl को बनाने के लिए आपको 103 मिलेगा, मतलब यहां रिलीज होगा। तो चूंकि बात हुई है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है एक मोल किसी भी कंपाउंड को अगर आप बनाते हो, 1 मोल किसी भी कंपाउंड को अगर आप बनाते हो उनके गैसियस कंस्टिट्यूएंट से, तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जरा बच्चों आप ध्यान से देखिए, 1 मोल अगर आप HCl लेते हैं तो इसको बनाने के लिए हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड हाफ मोल ऑफ क्लोरीन आपको चाहिए। 1 मोल के लिए आपके पास 104 है और 58 है रिस्पेक्टिवली, इन दोनों के लिए, तो आधा के लिए हाफ हाफ करके ये जो एनर्जी है वो खर्च हुई है आपने दिया है, इसका एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, लेकिन यहां पे एनर्जी रिलीज हुई है। तो इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा -22 किलो कैलोरी। दैट मीन्स कि 1 मोल HCl अगर आप बनाते हो तो आपको 22 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी।
समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, ओवरऑल। तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें सभी का मालूम हो तो। दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है डिफरेंट वे में कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन आर, देखो किलो जूल में 430 किलो जूल पर मोल एंड 240 किलो जूल per mole respectively, and enthalpy of formation of HCl is minus 90 kilojoule per mole, then find bond energy of HCl। तो अब आप देखिए बच्चे, इनको डिसोशिएट करने के लिए 430 दिया, इनको डिसोशिएट करने के लिए आपने 240 किलो जूल एनर्जी खर्च किया, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन आपने लिखा हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड कैसे करते हो? तो देखिए यहाँ पे आपने खर्च किया और यहाँ से आपको आमदनी मिलना था, लेकिन इसी को डिसोशिएट कर, जितना डिसोशिएट करने में एनर्जी खर्च होगी उतना बनने में एनर्जी रिलीज होगी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, इसको -90 पुट कर दिया इसमें हमने, तो हमें इतना मिला, है ना। सॉल्व करने पे हमें ये मिला। इसका मतलब ये है कि आपसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात पूछी गई है। दैट मीन्स कि 1 मोल अगर आपने HCl के बॉन्ड को डिसोशिएट किया तो वी नीड 425 किलो जूल पर मोल एनर्जी। इतनी एनर्जी आपको देनी होगी तब जाकर HCl के ऑल बॉन्ड हाइड्रोजन रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल में डिसोसिएट होंगे, गेटिंग और नॉट। क्या ये समझ में आया बच्चों? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नीट में, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेंस में, ऐसा ही क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी आएगा बच्चों। और बहुत सिंपल है, नहीं एकदम एंजॉय करके बच्चे बनाते हैं इसको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखिए ठीक उसी तरह से एक और सवाल मैंने आपसे पूछा कि फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस इक्वेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो जैसे आपके पास है इथीन, एक्चुअली इसका आपने हाइड्रोजनेशन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ले लेते हैं निकल, तो आपको क्या मिला, इथेन। ये क्या है बच्चों, इथेन, और ये क्या था, इथीन। अब इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है, तो आप कहां कहां खर्च कर रहे हो और कहां कहां आपकी आमदनी हो रही है उसके अकॉर्डिंग देखिए। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, ये पता करना होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कितनी है। तो देखो ये वैल्यू आपको दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है कि जैसे 145 और 4 × 99, तो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस 10, देखो इसको ब्रेक करने के लिए आपको 103 एनर्जी देनी होगी, कार्बन कार्बन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 145 देनी होगी, और इन 4 बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए आपको 4 × 99 देनी होगी। तो ये हो गया आपका खर्च। आमदनी में क्या होगा, तो 6 × 94, मतलब ये जो CH बॉन्ड है इसका डेटा गिवन है बच्चों 94, और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड 80, तो ये बना, तो ये आपकी आमदनी है। नहीं तो ये भी माइनस में आएगा भाई, ये भी माइनस में आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए। नहीं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में 70 किलो कैलोरी एनर्जी आपको देनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये है एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे बेस्ड क्वेश्चंस, कि अगर प्रोडक्ट है तो वहां एनर्जी आपकी रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और रिएक्टेंट है तो आपको एनर्जी देनी होगी। जो आप एनर्जी देते हो उसको आप एंडोथर्मिक बोलते हैं, और एंडोथर्मिक में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप नेगेटिव लेंगे। तो आपको मिला 70। अब आइए फिर से एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIT में आया हुआ है बच्चों, कि कैलकुलेट एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग होमोजेनियस रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये एक कंपाउंड है बच्चों, नाम है इसका एसीटोन। इस एसीटोन का आपने क्या किया, कंबशन किया, ये O2 है। जब आपने कंबशन किया तो आपको मिला एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, अब देखिए CH बॉन्ड 99 किलो कैलोरी, CC बॉन्ड 83 किलो कैलोरी, CO बॉन्ड 173 किलो कैलोरी, OO बॉन्ड 118 किलो कैलोरी, और CO बॉन्ड 84 किलो कैलोरी, एंड OH के लिए 110 किलो कैलोरी वैल्यू आपको दी गई है, डेटा दिया गया है। अब आपको करना क्या है, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी पता करना है। तो देखो बच्चों, यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट, अब आपको पता करना होगा इसमें किस तरह के बॉन्ड्स हैं। जरा आप देखिए CH बॉन्ड इसमें कितने हैं,
3 और 3 6 हैं। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितने हैं? 2 है। कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितने हैं? इन सब का डेटा अब इसमें खर्च करोगे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड 1 है तो उसका भी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे आप एक तरफ क्या करना, सारे रिएक्टेंट में जितनी एनर्जी दे रहे हो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो आप कैलकुलेट करके ऐड कर लो, और दूसरे साइड प्रोडक्ट में जैसे देखिए इसमें CH बॉन्ड की बात करें तो 3 CH बॉन्ड है बच्चों। CO बॉन्ड कितने हैं? 1 इसके पास है, 2 इसके पास है तो 3 है। CO सिंगल बॉन्ड कितने हैं? तो देखिए ऑक्सीजन वाटर में 2 नहीं, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 1 ही है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितने हैं बच्चों? 1 इसके पास है और 2 इसके पास है, 3 है। तो सारा डेटा आपको गिवन है। नहीं, आप रिएक्टेंट का अलग प्रोडक्ट का अलग कलेक्ट करिए। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर रिएक्टेंट है मतलब आपको एनर्जी देनी होगी, तो 6 × 99 CH बॉन्ड के लिए, 2 × 83 कार्बन कार्बन के लिए, 1 × 73 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए, और 2 × 118 ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए आपको एनर्जी देनी हुई। तो आप इन सबको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लो। अब प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, जब एनर्जी रिलीज होगी तो कितनी? 3 × 99, ये आपके पास CH सिंगल बॉन्ड है, 1 × 83 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 × 173 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और 3 × 110 ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, और फिर ये आपका खर्च है, ये आपकी आमदनी है। तो यहाँ ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव दोनों को ऐड करिए तो आपको मिला 144 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसके साथ ही थर्मोडायनामिक के समाप्ति की घोषणा की जाती है। अब आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए बच्चे। नहीं, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं और ये देखेंगे कि अगर आपने इसको एक बार पढ़ लिया, फिर आपने एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन इसको अगर आपने स्टडी कर लिया तो बाकी आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर MCQ सॉल्व करिए और क्वेश्चन के लिए करिए। डाउट्स है तो डाउट्स तो होगा भाई, नहीं उसकी रेमेडी के लिए भी कुछ प्लानिंग होगी। प्लस इसमें जो नेक्स्ट हम लोग आगे की प्लानिंग ये है कि हर चैप्टर में मैं अब आप लोगों को सीट्स शेयर करूंगा जो हमारे अपने बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आएंगे आपके स्कूल एग्जाम में या नीट में या फिर मेंस में, तो वो भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको सॉल्व करें, और जो नहीं हो फिर उसका हम लोग फिर डिस्कशन का एक वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो देखिए ये था ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बच्चों। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत से एकदम सुकून पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़िए। नहीं आपको सक्सेस मिलेगा। बाय।